नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस से मैथ, रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है और कितने नंबर के आएंगे, 300 नंबर के प्रश्न होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2। अगर आप लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको हिंदी के लिए आपको सबसे पहले गद्यांश दे रखा है, तो सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्रश्नों के जवाब देंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 114 से 118 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रेस विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने का एक शक्तिशाली यंत्र होता है। हम समसामयिक समस्याओं पर संपादक की परिचर्चाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। समाचार पत्र हमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्थितियों पर अपने निर्णय निर्मित करने में समर्थ बनाते हैं। प्रेस सरकार के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखती है। प्रेस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मीडिया जिसे कहते हैं हम लोग। शक्तिशाली नेता भी प्रेस के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। आगे देखिएगा, वे समय समय पर अपनी नीतियों और योजनाओं को स्पष्ट करने हेतु सम्मेलन आयोजित करना अपरिहार्य समझते हैं। प्रेस उनके क्रियाकलापों पर अनुकूल या प्रतिकूल टिप्पणियां करके उनकी ख्याति को बना या बिगाड़ सकती है। प्रेस में सामाजिक सुधार करवाने की भी शक्ति होती है। वर्तमान में प्रेस कई सामाजिक कुरीतियों को प्रकाश में ला रही है तथा लिखा हुआ है तथा समाधान हेतु उपाय भी बता रही है। साथ ही सामाजिक समरसता का संवर्धन भी करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है तथा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और निर्दयता को उजागर करने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने महत्व को सार्थक बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा। यहाँ पर अब आपको इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। इन प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से शिष्टाचार शब्द में समास कौन सा है। शिष्टाचार में कौन सा समास है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर है शिष्टाचार। ठीक है, और आपको समास यहाँ बताना है। तो देखिए, शिष्टाचार का मतलब है कि शिष्ट और आचार, मतलब जो आपके आचार विचार है ना, वो शिष्ट हैं। मतलब यहाँ पर आपको विशेषता बताई गई है। और जहाँ पर किसी एक चीज़ की विशेषता अगर बताई जाए, इसका मतलब होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, शिष्ट हैं जो आचार, अर्थात कर्मधारय समास यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, कर्मधारय समास। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक में इक प्रत्यय नहीं है। इक प्रत्यय नहीं है। देखिए, सामाजिक, तो इसमें एक लगा हुआ है। सामयिक, इसमें भी एक लगा हुआ है। मानवीय, इसमें ई लगा हुआ है। ऐतिहासिक, इसमें एक लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तीसरे वाले में जो आपका मानवीय है, इसमें इक नहीं लगा हुआ है, इसमें ई लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है। आप बताइएगा, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए बनेगा। अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। इसके बाद में अगर अनुक्रिया की बात करें तो अनुक्रिया का होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया का विलोम क्या है, प्रतिक्रिया। अनुकूल का प्रतिकूल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अशुद्ध नहीं है और सभी अशुद्ध हैं। तो यहाँ पर जो आपका शक्तिशाली लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल शुद्ध है, मतलब अशुद्ध नहीं है ना, मतलब ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। और ये तीनों वाक्य जो हैं वो अशुद्ध हैं। ये क्या होगा, यह है समसामयिक लिखा हुआ है, ये नहीं होता है। इसके जगह क्या होता है, समसामयिक। ठीक है,
सामयिक होता है। अपरिहार्य होता है, अपरिहार्य मतलब यहाँ पर या के ऊपर रा होगा, इस प्रकार से अपरिहार्य। और निर्दयता मतलब दा के ऊपर आपका रा होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। समसामयिक, अपरिहार्य और निर्दयता। जिसका त्याग ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइएगा। जिसका त्याग ना हो सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। क्या कहते हैं? अपरिहार्य का मतलब होता है जिसका त्याग ना हो सके। अगर बात की जाए अनिवार्य का मतलब क्या होता है, तो अनिवार्य का मतलब होता है जिसका निवारण ना किया जा सके, ठीक है। मतलब वो काम जो आपको करना ही है, आप उसको टाल नहीं सकते हैं, तो जिसका निवारण ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो तो हो जाएगा अनुपम। अनायास, बिना परिश्रम वाला, बिना आयास के या बिना परिश्रम के, तो उसे कहते हैं अनायास। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के लिए मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको ट्रिक बताई थी, आप याद करेंगे। के बी बी एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, के से आपका हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। कैसे क्या होगा? कैसे आपका होगा खड़ी बोली, और कैसे आपका हो जाएगा कन्नौजी, ठीक है। खड़ी बोली और कन्नौजी, ये कैसे हो गया। इसके बाद बी से आपका हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है। बी से क्या होगा? बी से आपका ब्रजभाषा होगा, और इसके साथ साथ में बी से आपका बुंदेली होगा, ठीक है। बुंदेली, बुंदेली। और एच से आपका होगा हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी होगा। और हरियाणवी को ही हम लोग क्या कहते हैं? हरियाणवी का ही दूसरा नाम होता है बांगरू, ठीक है, बांगरू। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है पश्चिमी हिंदी के लिए, के बी बी एच। कैसे खड़ी बोली, कैसे कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा, बी से बुंदेली, और एच से हरियाणवी। हरियाणवी अगर ना हो तो बांगरू हो जाएगी। तो देखिए, बांगरू तो है, बुंदेली, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है, ठीक है। बघेली जो है पूर्वी हिंदी की है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के मैंने आप सभी के सामने लिख दिए, आप इनको याद करिएगा। खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, और बांगरू या हरियाणवी, ठीक है। बघेली कौन सी है? बघेली है पूर्वी हिंदी की। आगे देखिएगा, खड़ी बोली को और किस में सम्मिलित किया जाता है? तो खड़ी बोली अभी मैंने आपको बताया, के बी बी एच, ये जो होती हैं ये सभी होती हैं पश्चिमी हिंदी के। इसे में आपका कैसे आता है खड़ी बोली? तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी में आपका आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 1 नंबर जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बता रहा हूँ, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी होती हैं। पूर्वी हिंदी के लिए आप ट्रिक याद करिएगा, ए बी सी, ए बी सी पूर्वी हिंदी के लिए। ए से अवधि, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा? अवधि। बी से क्या होगा? बघेली, ठीक है, अवधि बघेली। और सी से क्या होगा? छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ट्रिक याद करिएगा, पूर्वी हिंदी के लिए ए बी सी मतलब अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब तो आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष कौन सा होगा? तो देखिएगा, आपको जैसे व्यंजन आपको पता है क्या होते हैं। जिससे अगर हम लिखें का वर्ग, लिखें का, खा, गा, घा और अड़ा, तो इसमें जो 1 2 वाला होता है ये आपके दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं अघोष, ठीक है, ये दोनों होते हैं अघोष। और आपके ये जो बचे हुए हैं ये होते हैं सघोष, ठीक है। क्या होते हैं? सघोष। तो पहला और दूसरे में जो आपके आएंगे वो होंगे अघोष, और बकाया होते हैं आपके सघोष। और जो आपका सा वाला होता है ना, सा जितने सा होते हैं वे सभी आपके अघोष में आते हैं। जितने भी सा होते हैं वो आपके सभी अघोष में आते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर 1 वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर? आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव का मतलब होता है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है ना, वही तद्भव होता है। और तत्सम जो होता है वो संस्कृत वाला होता है, वही तत्सम होता है। तो तद्भव का मतलब हिंदी वाला आपको बता देना यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, तो जिसमें अंक की बिंदी लगी हो आप समझ जाएगा वही आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया? अगर अंक की बिंदी लगी हुई है कहीं पर तो आप समझ जाएगा कि वहाँ पर तद्भव शब्द आपका है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर
इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पर आपने बता दिया है तद्भव मतलब पंख। अगर पंख का तत्सम कहा जाए तो क्या होगा? तो पंख का होगा पक्ष। क्या होगा? पक्ष होगा पंख का। ठीक है। पृष्ठ, ये आपका आधा शाह यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका तत्सम है। इसका क्या होगा? इसका होगा पीठ। इसका तद्भव होगा पीठ। पक्षी का क्या होगा? पंछी। पक्षी का पंछी तद्भव। और लज्जा का होगा लाज। लज्जा का लाज। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से मृषा शब्द का किसका पर्यायवाची है? मृषा। तो मृषा किसका पर्यायवाची है आपको यहाँ बताना है। तो ये आपका रहेगा झूठ का पर्यायवाची है मृषा। ठीक है। झूठ, मृषा, जिसे हम लोग कह सकते हैं असत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि असत्य का मतलब जो सत्य ना हो, मतलब झूठ। क्या बताया मैंने? मृषा का मतलब झूठ, मतलब असत्य। और अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं मिथ्या। ठीक है, याद करिएगा क्या क्या मैंने आपको बताया। मृषा का मतलब होता है झूठ, और झूठ को और क्या कह सकते हैं? मृषा, असत्य, मिथ्या। ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से बेमेल चुनिए। मतलब विलोम शब्द का युग्म आपको दे रखा है, उनमें से आपको बताना है बेमेल कौन सा है। जैसे यहाँ पर पहला है रद्द बहाल। जैसे कोई एग्ज़ाम आपका है या कोई भर्ती वैकेंसी है, वैकेंसी रद्द कर दी जाए और फिर से उसकी बहाली कर दी जाए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। रद्द का मतलब कैंसिल और बहाल का मतलब फिर से शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो इसका विलोम है। कृपण माने कंजूस, दानी माने देने वाला। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कंजूस मतलब जो बिल्कुल कुछ भी ना खर्चा करे, और दानी का मतलब जो सब कुछ दान कर दे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका विलोम है। यहाँ पर है प्रसार संकोच, ये भी आपके विलोम है। ठीक है, लेकिन भूत और अभूतपूर्व ये नहीं बन रहे हैं। और क्यों नहीं बन रहे हैं तो उनको आप देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ भूत, तो भूत का जो अगर आपका विलोम होगा, शब्द विलोम, तो हो जाएगा भविष्य। ठीक है, बात को समझिएगा, इसका होगा भविष्य। और अगर मैं आपसे कहूँ भूतपूर्व, क्या कहूँ? भूतपूर्व, तो इसका जो आपका होगा वो आपका होगा अभूतपूर्व। बात को समझिए आप लोग यहाँ पर कि जो भूत का आपका पर्याय विलोम होगा तो भूत का होगा भविष्य, और भूतपूर्व का क्या होगा? अभूतपूर्व। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अगला लिखा हुआ है मख त्राता शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? मख त्राता शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो होगा यज्ञों की रक्षा करने वाला। इसे कहते हैं हम लोग मख त्राता। ठीक है, यज्ञों की रक्षा करने वाला। अब यहाँ पर पहला आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि दुख और सुख में समान रहने वाला, उसे कहते हैं मनस्वी। क्या कहते हैं? मनस्वी। ठीक है, दुख और सुख में समान रहने वाला, इसको कहते हैं मनस्वी। इसके बाद है दो के बीच में पकड़कर फैसला कराने वाला, उसे कहते हैं मध्यस्थ। क्या कहते हैं? मध्यस्थ। मध्यस्थ। ठीक है। और है जिसमें अपार जलराशि हो, उसे कहेंगे महोदधि। महोदधि। तो याद करिएगा आप लोग यहाँ पर कि दुख और सुख में समान रहने वाला मनस्वी, दो के बीच में पकड़कर फैसला कराने वाला मध्यस्थ, जिसमें अपार जलराशि हो महोदधि। और प्रश्न आपका था मखत्राता, तो मखत्राता का मतलब क्या होता है? यज्ञों की रक्षा करने वाला। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म शब्द का जोड़ा अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध आपको बताना है किस में है। ठीक है, और सभी में शुद्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला वाला आपका अशुद्ध है। पहला अशुद्ध है, मतलब जो आपका ये चरी होता है ना, चरी, तो चरी का मतलब होता है जानवर। चरी का मतलब होता है जानवर। और जो आपका चरी होता है, चरी, चरी का मतलब होता है चारा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है पहले वाले में, पहले में उल्टा लिखा हुआ है। चरी का मतलब होता है जानवर और चरी का मतलब होता है चारा। ठीक है, अगला देखिएगा यहीं पर आपका है चिर चीर, ये बिल्कुल सही है। चिर का मतलब अधिक काल, और चीर का मतलब कपड़ा। चित, चित का मतलब सिर के बाल, और चित्त मतलब मन। चषक आदत, और चषक शराब पीने का प्याला। तो इनको आप, अगर आपको याद ना हो तो आप इनको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, ये आपको यहाँ बताना है किस विकल्प में है। पहला है कि बेटी तो पराया धन होती है, बिल्कुल सही है, कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, बेटी है तो बेटी तो पराया धन होती होगा, अगर बेटा होता तो मतलब होता, लेकिन बेटी है ना, बिल्कुल सही है वाला। ठीक है, बेटी तो पराया धन होती है, बिल्कुल करेक्ट है। परीक्षा की प्रणाली
बदलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। फलों से खुशबू आती है, बिल्कुल सही है। देश की सम्मान की रक्षा करो, देश की सम्मान की नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करो। क्या होना चाहिए यहाँ पर? के नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए के। देश के सम्मान की रक्षा करो। बात समझे आप लोग? आगे देखिएगा। आज घर में टमाटर की चटनी बनी है, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग क्या है? टमाटर की चटनी बनी है ना, टमाटर की चटनी बनी है, तो टमाटर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, तो अब आप बताइएगा, आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो टमाटर जो आपका है ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, समझ गए आप लोग? टमाटर क्या है? पुल्लिंग। अगर आपको ना पता हो तो आप लोग याद करिएगा इसे। मोहल्ले में झगड़ा होने पर पुलिस आ गई, वाक्य में रेखांकित पद में वचन क्या है? पुलिस एक वचन है या पुलिस बहुवचन है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पुलिस एक वचन है। ठीक है, पुलिस क्या है? पुलिस एक वचन है। याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। पुलिस जहाँ कहीं भी आपसे पूछा जाए आप बताएंगे एक वचन है। अगला प्रश्न आपका है कि गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी, इसमें कारक क्या उदाहरण, मतलब किस कारक का उदाहरण है? कारक आपको बताना है कौन सा है। देखिए, भिक्षा देने की बात की गई। जब अगर आपसे कहा जाए, मतलब भिक्षा वगैरह अगर देने की बात अगर आ जाए, तो वहाँ पर आपका हमेशा संप्रदान कारक होगा, सदा के लिए दान देने वाली चीज़। ठीक है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। ठीक है, और संप्रदान का और भी होता है, अगर कहीं पर आ जाए के लिए, कहीं पर आ जाए के लिए, तो भी यहाँ पर आपका संप्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर भिक्षा देने की बात आ गई तो आप समझ जाएगा यहाँ पर जो है संप्रदान कारक होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण किस वाक्य में है? देखिए, पहला वाक्य आपका है कि मनीषा पत्र लिखती है, मनीषा पत्र लिखती है। अगर हम इसमें बात करें कौन सा है, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल है। कैसा है? इसमें है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, बात को समझे, क्योंकि ता है तो ये लिखा हुआ है, तो ये सामान्य हो गया। पत्र, मनीषा पत्र लिख रही है, अब लिख रही ये आ गया, तो ये हो गया अपूर्ण। ठीक है, कैसा हो गया? ये हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान। याद करिएगा आप लोग, अगर कहीं पर रहा है, रही है, रहे लगा, तो इसका मतलब होगा अपूर्ण वर्तमान काल है वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद लगा है शायद, मनीषा आई हो, शायद लगा हुआ है। शायद का मतलब अगर आपका कहीं पर भी शायद हो, इसका मतलब संभाव्य वाला हो जाएगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभावना है यहाँ पर, तभी शायद लगा हुआ है। और लिखा है मनीषा पत्र लिखती होगी, तो ये संदिग्ध की बात की गई यहाँ पर है, मनीषा पत्र लिखती होगी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ता है, ती है, ते आ गया तो सामान्य वर्तमान होगा, रहा है, रही आ गया तो अपूर्ण वर्तमान होगा, और आई हो, शायद, शायद संभावना है, संभाव्य होगा, और मनीषा पत्र लिखती होगी मतलब संदिग्ध में है कि है या नहीं, तो इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए, पुलिस ने चोर को पीटा, वाक्य में वाच्य का उदाहरण है, बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम भी तो डाउट में हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने जो आंसर दिया है बुक में, वो इन्होंने दिया है भाववाच्य। क्या दिया इन्होंने है? इन्होंने दिया है भाववाच्य। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस ने काम किया, जब कर्ता काम करता है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, तो इसका मतलब वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तवाच्य। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कर्तवाच्य है। लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर रखा है भाववाच्य। अब आप लोग हमें बताइएगा कि ये कौन सा वाक्य है, इनमें कौन सा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। मेरे बिना वहाँ नहीं रह सकती, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त अव्यय क्या है? प्रश्न क्या है कि मेरे बिना वह नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा वो आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसके बाद में है संकलन शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताइएगा। संकलन में उपसर्ग, उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो संकलन में आपका हो जाएगा सम प्लस कलन, तो सम हलंत लगा होगा तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस कलन। ठीक है, संकलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में
मूल शब्द व प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। मूल शब्द व प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ है मधुर प्लस य, और ये मिलके आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माधुर्य। तो ये आपका बिल्कुल सही है। मधुर प्लस या बराबर माधुर्य, बिल्कुल सही है। अदिति प्लस या आदित्य, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। ईश्वर प्लस या ऐश्वर्य, ये भी सही है। कुशल प्लस या, ये लिखा हुआ है कौशल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कौशल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, अशुद्धि कौन सी है। तो अशुद्धि यहाँ पर आपके कुशल प्लस या वाली है। ठीक है, ये कौशल ऐसे नहीं होगा। अगर हम कुशल में या लगाएंगे, कुशल प्लस आ अगर करेंगे तो आपका, ठीक है, कुशल प्लस आ अगर करेंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा कौशल। ठीक है, कुशल प्लस अगर आ करेंगे आ, तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा कौशल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर या नहीं, आ अगर होता तो बिल्कुल सही होता, या गलत रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर देखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग, मनु और प्लस आ अगर लिखा हुआ हो, मनु प्लस आ अगर लिखा हुआ हो तो ये हो जाएगा मानव। ठीक है, ये हो जाएगा मानव। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा प्रत्यय यहाँ पर क्या लगेगा, मनु में अगर आ प्रत्यय लगा हो तो आप समझ आएगा, वहाँ पर आपका मानव हो जाएगा। ठीक है, यदु प्लस आ तो यादव हो जाएगा, और कुशल आ तो कौशल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। संधि विच्छेद अशुद्ध किस में है, देखिए लीला प्लस अगार, लीलागार गलत है। यहाँ पर होगा लीला प्लस आगार होता है। ठीक है, अगार नहीं होता है, आगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी, और लीलागार ये वाला आपका है तो होगा लीला प्लस आगार। तो पहला वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। श्रद्धा प्लस आलू बराबर श्रद्धालु, बिल्कुल सही है। तथा प्लस आगत, तथागत, ये भी सही है। रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर आपके सही हैं। आपका होगा लीला प्लस आगार बराबर लीलागार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। यड़ संधि का उदाहरण किसमें नहीं है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो किसमें नहीं है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे मत्यानुसार है, मत्य प्लस अनुसार हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। पर्यटन, तो पर्यटन वाला हो जाएगा परि प्लस अटन। यहाँ पर जो आपका भयोत्पादक है ये हो जाएगा भय और प्लस उत्पादक, भय प्लस उत्पादक होगा। और यहाँ पर जो आपका है यड़ संधि यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर यड़ संधि नहीं होगी, यहाँ पर गुण संधि होगी, गुण संधि। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं भय प्लस उत्पादक में आपका हो जाएगा गुण संधि होगी, और जितनी है सभी यड़ संधि के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में नियमन शब्द में समास, तो नियमन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप समझिएगा इसमें कौन सा होगा। तो नियमन का मतलब होता है विशेष बंधन से युक्त, विशेष बंधन से युक्त होता है। यहाँ पर आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। अव्यय भाव समास क्या होता है, जिसका पहला पद जो है वो या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो। ठीक है, अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वो होता है आपका अव्यय भाव समास। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं नियमन आपका कैसा है, अव्यय भाव समास है। आगे देखिएगा, 139 में लिखा हुआ है वाक चातुर्य शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। तो वाक चातुर्य का मतलब होगा वाक में चातुर्य। ठीक है, वाक में चातुर्य यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश हो या उपवाक्य हो, इसको अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, अल्प विराम का। ठीक है, अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, ठठेरे ठठेरे बदला मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब होगा समान बुद्धि वाले से काम पढ़ना। ठीक है, समान बुद्धि वाले से काम पढ़ना।
यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखत मरी जाही। लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, जब कोई झूठा लोभ दिखाकर किसी को डराना चाहता है, ठीक है, जब कोई झूठा लोभ दिखाकर किसी को डराना चाहता है। अगला प्रश्न आपका है 143 नंबर है कि आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? आश्रय की चेष्टाएं आती हैं अनुभाव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। इसमें कौन सा छंद है? छंद की बात की गई है तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें रोला छंद है। रोला छंद क्या होता है? रोला में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में जो होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, नेह ना नैनन को कहू उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें जो आपका अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार इसमें है आपका। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा, ये है महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था? 2018 की अगर हम बात कर लें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्रा मुग्दल, ठीक है, चित्रा मुग्दल, मुदगल यहाँ पर नाम है मुदगल, ठीक है, चित्रा मुदगल को मिला था 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद 148 नंबर है, कोई आया था तुम्हारे लिए कुछ देकर गया। रेखांकित पदों में सर्वनाम कौन सा है? कोई आ गया और कुछ, तो ये कैसा है, कौन सा सर्वनाम ये हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, कोई है, कुछ है, तो ये सब किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगर हो किसी हो, ठीक है, किसी, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। रमा ने लेख लिखा किस क्रिया का उदाहरण है? रमा ने क्या किया? लेख लिखा, तो ये जो उदाहरण आपका है वर्तमान कालिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, वर्तमान कालिक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद है अगला है कि देखिएगा यहाँ पर, इसको और समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अगला जो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3 शब्द किस संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं? तो ये आपके हैं गणनावाचक विशेषण के उदाहरण, ठीक है, गणनावाचक के हो जाएंगे 1, 2, 3, तो गणनावाचक हो जाएंगे। अगर हम बात करें क्रमवाचक के, तो क्रमवाचक में आपका होगा पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से अगर चलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप बताएंगे क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। अगर आवृत्तिवाचक की बात करें तो दुगुना, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, दुगुना, तिगुना। अगर इस प्रकार से आएंगे तो आप समझ आएगा ये वाला कौन सा है, ये आपका आवृत्तिवाचक होगा। समुदायवाचक की बात करेंगे तो होगा दोनों, ठीक है, दोनों, तीनों। अगर इस प्रकार से हो तो आप समझ जाएगा कि समुदायवाचक विशेषण की बात हो रही है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, गणनावाचक विशेषण होगा 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हो तो गणनावाचक होगा। क्रमवाचक की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्रमवाचक होगा। आवृत्तिवाचक की बात करेंगे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो आवृत्तिवाचक होगा। समुदायवाचक की बात करेंगे दोनों, तीनों, चारों, तो समुदायवाचक हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे हिंदी के सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।